अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज इस लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं एंजाइम्स। एंजाइम्स के क्या स्ट्रक्चर हैं, इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं और किस तरह से ये वर्किंग करता है, ये सब चीज़ें हम इस टॉपिक के अंदर, इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करें ऐसी फील्ड की जिसके अंदर हम साइंस की जो एंजाइम्स है उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं, एंजाइम्स के हवाले से पढ़ते हैं। ऐसी फील्ड ऑफ साइंस को हम क्या कहते हैं? एंजाइमोलॉजी कहते हैं। ये एक एमसीक्यूज आपने अपने पास नोट करना है, इसको याद रखना है। देन उसके बाद बात करें, सबसे पहले जो पहला एंजाइम आइसोलेट किया गया था वो यीस्ट से किया गया था। ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। देन हम फर्स्ट एंजाइम की बात करें जो कि डिस्कवर हुआ, वो कौन सा एंजाइम था? वो डायएस्ट्रेज एंजाइम था। अगर क्वेश्चन आ जाए कि फर्स्ट एंजाइम जो डिस्कवर किया गया वो क्या है, उसका नाम बताएं, तो आपके जहन के अंदर होना चाहिए वो एंजाइम कौन सा था? वो डायएस्ट्रेज एंजाइम था जो कि सबसे पहले डिस्कवर हुआ। देन हम जो एंजाइम वर्ड है उसकी बात करें तो ये ग्रीक वर्ड से इसको लिया गया है और इसको टर्म किस साइंटिस्ट ने दी थी? कोने साइंटिस्ट ने दी थी, जो कि एक जर्मन साइंटिस्ट है, कोने। उसने इसको टर्म एंजाइम दी थी जो कि ग्रीक वर्ड है। ये कुछ जो बेसिक पॉइंट्स हैं एंजाइम के हवाले से, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर एमसीक्यूज के हवाले से अगर एमसीक्यूज पूछ लिया जाए तो आपके जहन के अंदर होने चाहिए। देन हम बात करें एंजाइम्स की, तो एंजाइम्स हमारे पास ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती हैं। अब यहां पर हमने सेकंड चैप्टर के अंदर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के अंदर इसको डिटेल के अंदर डिस्कस किया है कि हमारे पास प्रोटीन्स जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती हैं और फाइब्रस प्रोटीन्स होती हैं। और वहां पर मैंने इसको डिटेल के अंदर डिस्कस किया है कि ग्लोबुलर प्रोटीन्स और फाइब्रस प्रोटीन के दरमियान क्या डिफरेंस है, इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। लिहाजा क्योंकि यहां पर मैं इसलिए आपके साथ डिस्कस नहीं करूंगा, आपने वहां पर इसको पढ़ा है। लेकिन आपने बात जो जहन में रखनी है वो ये रखनी है कि एंजाइम्स जो हैं ये ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं। बस ये बात आपने जहन में रखनी है। देन हम बात करें, कुछ जो एंजाइम्स होते हैं वो हमारे पास नॉन प्रोटीनियस भी होते हैं, यानी नॉन प्रोटीन्स भी होते हैं। और इसके एग्जांपल में हमारे पास राइबोजाइम्स आते हैं। ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स जो है, मोस्टली जो एंजाइम्स हैं वो सारे के सारे प्रोटीन इन नेचर होते हैं, प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। लेकिन एक एंजाइम हमारे पास ऐसा है जो कि नॉन प्रोटीनियस होता है, यानी प्रोटीन से नहीं मिलकर बनता, और वो कौन सा है? राइबोजाइम्स है। ये एग्जांपल आपने ध्यान में रखनी है। अब ये क्यों राइबोजाइम इसका नाम रखा है? क्योंकि इसके अंदर यानी जिससे ये मिलकर बनता है ये आरएनए नेचर का होता है, इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं? राइबोजाइम कहते हैं। ये पॉइंट भी आपने ध्यान में रखना है। देन हम बात करें तो एंजाइम्स जो हैं ये बायोलॉजिकल बायो कैटालिस्ट होते हैं। कैटालिस्ट हम ऐसे मॉलिक्यूल को, ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर दे, यानी उसकी जो स्पीड है उसको इंक्रीज कर दे और टाइम जो है वो कम से कम कंज्यूम करके प्रोडक्ट जो है, डिजायर प्रोडक्ट, उसकी फॉर्मेशन करे। ऐसे सब्सटेंस को, ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं? कैटालिस्ट कहते हैं। एंजाइम्स जो हैं ये हमारे पास बायो कैटालिस्ट हैं। बायो बोलते हैं लाइफ को, यानी ऐसे ये कैटालिस्ट हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि विद इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं, मैकेनिज्म्स को स्पीड अप करते हैं। इस वजह से इनको हम ऑर्गेनिक बायो कैटालिस्ट कहते हैं। देन हम बात करें एंजाइम स्ट्रक्चर की, इसको हम डिटेल के अंदर देखेंगे। लेकिन यहां पर आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि एंजाइम जो है वो टर्शरी स्ट्रक्चर रखते हैं। हमने स्ट्रक्चर की बिना पर हमने चार किस्में और भी देखी थी, जिसके अंदर हमने कहा था कि प्रोटीन्स की प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, टर्शरी स्ट्रक्चर होता है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है। उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके अंदर कौन कौन सी बॉन्डिंग प्रेजेंट होती हैं, और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जो हमारे पास, जैसे हीमोग्लोबिन की बात करें और इंसुलिन की बात करें, और डिफरेंट जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर किस तरह की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है प्रोटीन्स का, उन सब को हमने डिटेल के अंदर डिस्कस किया प्रीवियस लेक्चर के अंदर, प्रीवियस चैप्टर के अंदर। लेकिन यहां पर आपने जो बात ध्यान में रखनी है वो ये है कि एंजाइम टर्शरी स्ट्रक्चर रखते हैं। और अब टर्शरी स्ट्रक्चर रखते हैं, ये बात आपके ध्यान में आई। इसके अलावा हम बात करें तो एंजाइम्स के अंदर कौन कौन सी बॉन्डिंग्स प्रेजेंट होती हैं, यानी हम आगे चल के देखेंगे कि एंजाइम जब सबस्ट्रेट के साथ मिलता है, यानी रिएक्शन में जब सबस्ट्रेट के साथ मिलता है तो सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनता है, तो उनके दरमियान बॉन्डिंग किस तरह से होती है, उन चीजों को भी हम डिस्कस करते हैं। देन हम बात करें तो हमारे पास जो एंजाइम एफिशिएंट वर्किंग करता है वो एक्वस मीडियम के अंदर करता है, यानी इसको अपनी फंक्शनिंग के लिए जो मीडियम रिक्वायर्ड होता है वो एक्वस मीडियम होता है।
देन हम बात करें तो ये जो एंजाइम होता है स्पेसिफिक फॉर अ रिएक्शन होता है, यानी एक स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए एक ही एंजाइम रिक्वायर्ड होता है, यानी किसी भी एक स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए हम स्पेसिफिक एंजाइम को यूज करते हैं, और इससे हमें ये पता चलता है कि हर एंजाइम जो है वो एक स्पेसिफिक एबिलिटीज रखता है किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए, यानी इसका स्पेसिफिक इन नेचर होता है। देन हम बात करें तो ये एंजाइम किस तरह से वर्किंग करते हैं। ये एंजाइम जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है उसको लोअर कर देते हैं। अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, यहां पर थोड़ा सा आपने समझना है। एक्टिवेशन एनर्जी हमारे पास ऐसी एनर्जी होती है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है किसी भी केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए। यानी मिसाल के तौर पर हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन लिविंग बॉडी के अंदर परफॉर्म हो रहा है, कैरी आउट हो रहा है, तो उस रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए, उस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। अब एक्टिवेशन एनर्जी के हवाले से एक और पॉइंट आपने ध्यान में रखना है कि इस एक्टिवेशन एनर्जी को हम जिस यूनिट के अंदर मेजर करते हैं वो किलो जूल पर मोल है। सो ये इसकी जो यूनिट है ये भी आपने ध्यान में रखनी है। सो अब एंजाइम्स क्या करते हैं कि एंजाइम किसी भी रिएक्शन को इस तरह से प्रोसीड करते हैं, इस तरह से उसको यानी स्पीड अप करते हैं कि उस रिएक्शन के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, यानी जो एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उसको लोअर कर देते हैं, उसको मिनिमाइज कर देते हैं, उसको रिड्यूस कर देते हैं, और इस तरह से हमारे पास कम एनर्जी यूज होकर डिजायर प्रोडक्ट जो है वो बन जाता है। सो एंजाइम का ये बेसिक फंक्शन होता है। देन हम यहां पर इसको एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, एक रिएक्शन के थ्रू देखते हैं। हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर इसको डिटेल के अंदर डिस्कस किया था, वहां पर मैंने एक आपको ऑर्गेनरी पढ़ाई थी पर ऑक्सीसोम्स। पर ऑक्सीसोम्स के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि पर ऑक्सीसोम्स के अंदर कुछ ऐसे ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स होते हैं जो कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो है उसकी फॉर्मेशन और उसकी कैटाबोलिज्म के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। सो वहां पर हमने डिस्कशन की थी इस रिएक्शन की कि वहां पर जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनता है जो कि टॉक्सिक इन नेचर होता है, उसको एंजाइम कैटालिस्ट क्या करता है, उसको कन्वर्ट कर देता है वाटर के अंदर प्लस ऑक्सीजन के अंदर। अब यहां पर ये जो हमारे पास कैटालिस्ट यूज हुआ है, ये एंजाइम जो यूज हुआ है, ये कौन सा है, कैटालेज एंजाइम है। सो एक पॉइंट तो यहां पर आपने ये ध्यान में रखना है कि यहां पर इस रिएक्शन के अंदर जो एंजाइम हम यूज करते हैं वो कैटालेज एंजाइम यूज करते हैं। अब इस एंजाइम का फंक्शन क्या है इस रिएक्शन के अंदर, अगर यहां पर आप देखें तो ये जो कैटाबोलिज्म हो रही है हमारे पास हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की, इसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है विदाउट एंजाइम वो 86 किलो जूल पर मोल रिक्वायर्ड होती है। यानी अगर हम एंजाइम नहीं यूज करेंगे तो इस रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए हमें कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, 86 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। लेकिन अगर आप यहां पर एंजाइम को यूज करेंगे तो एंजाइम क्या करेगा कि इस एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देगा। इस एक्टिवेशन एनर्जी को यानी इस रिएक्शन को जो प्रोसीड करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको लो कर देगा, और वो एनर्जी हमें कितनी फिर रह जाएगी हमारे पास, यानी कितनी इस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए रह जाएगी, वो 1 किलो जूल पर मोल रह जाएगी बाय यूजिंग एंजाइम कैटालेज। सो यहां पर ये 3 पॉइंट्स आपने इस रिएक्शन के हवाले से भी ध्यान में रखने हैं, क्योंकि पहले प्रीवियस जो 2021 का एमडी कैट का पेपर था उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था कि जो हाइड्रोजन परऑक्साइड की कैटाबोलिज्म होती है उसके अंदर अगर हम एंजाइम कैटालेज को यूज करें तो कितनी एनर्जी हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी रह जाएगी। सो वो क्या आंसर था उसका, 1 किलो जूल पर मोल था। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि अगर हम एंजाइम नहीं यूज करेंगे तो 86 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। सो ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपने ध्यान में रखनी है। देन हम जाएं एंजाइम्स के स्ट्रक्चर के ऊपर कि एंजाइम का स्ट्रक्चर क्या है, इनकी कंपोजिशन क्या है। मैंने ऊपर आपको बताया कि जो एंजाइम्स होते हैं ये ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती हैं, यानी ये प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। और प्रोटीन्स के बारे में सेकंड प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने चैप्टर के अंदर पढ़ा कि प्रोटीन्स का जो बिल्डिंग ब्लॉक है, यानी प्रोटीन जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर बनते हैं वो क्या है, अमाइनो एसिड्स हैं। यानी प्रोटीन का जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो अमाइनो एसिड्स है। सो हम कह सकते हैं कि जो एंजाइम्स हैं वो अमाइनो एसिड से मिलकर बनते हैं, प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। देन हमारे पास एंजाइम का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर के अंदर एक रीजन होता है जिसको हम एक्टिव साइट कहते हैं। अब ये एक्टिव साइट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इस एक्टिव साइट को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं वो यहां पर मैंने डेफिनेशन इसकी लिखी है। सबसे पहले इसको देखते हैं, देन फिर इसके बारे में कुछ और चीजें देखते हैं। सो एक्टिव साइट को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि इट इज द चार्ज बियरिंग स्मॉल कैविटी
which carries out the reaction, यानी एक ऐसी चार्ज बेरिंग स्मॉल कैविटी है जो कि रिएक्शन को प्रोसीड करती है और सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को अपने साथ अटैच करती है। यानी एंजाइम का अगर आप यानी बेसिक स्ट्रक्चर देखें तो उसके अंदर एक ऐसा रीजन होता है, ऐसा चार्ज बेरिंग रीजन होता है जिसके ऊपर आकर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जो है वो अटैच होता है और देन फिर जो रिएक्शन है वो कैरी आउट होता है। सो उस कैविटी को, चार्ज बेरिंग कैविटी को हम क्या कहते हैं? एक्टिव साइट कहते हैं। ये बात आपको समझ आई। अब जो एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट चीज है वो आपने ध्यान में रखनी है कि ये जो एक्टिव साइड होती है, क्योंकि हमने कहा कि जो एंजाइम्स हैं वो अमाइनो एसिड से मिलकर बनते हैं। सो अब ये जो एक्टिव साइड है एंजाइम का रीजन, ये कितने अमाइनो एसिड से मिलकर बनता है वो आपने नंबर याद रखना है कि 3 to 12 अमाइनो एसिड से मिलकर ये एक्टिव साइड बनता है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, पहले भी आ चुका है, ये आपने ध्यान में रखना है कि जो एक्टिव साइड ऑफ एंजाइम्स है वो कितने अमाइनो एसिड से मिलकर बनते हैं। वो 3 to 12 की रेंज के अंदर अमाइनो एसिड्स जो हैं वहां पर मौजूद होते हैं जो कि एक्टिव साइट की फॉर्मेशन करते हैं। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपने ध्यान में रखना है। अब हम बात करें तो इस एक्टिव साइट की दो फिर आगे से रीजन्स आते हैं हमारे पास। एक पार्ट आता है हमारे पास जिसको हम बाइंडिंग साइट कहते हैं और एक साइड हमारे पास आती है जिसको हम कैटालाइटिक साइट कहते हैं। अब बाइंडिंग साइट और कैटालाइटिक साइट से क्या फंक्शंस हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। सो अगर हम बात करें बाइंडिंग साइट की तो बाइंडिंग साइट ऑफ एंजाइम क्या करती है या एक्टिव साइट क्या करती है कि ये रिकॉग्निशन करती है सबस्ट्रेट की। यानी कोई भी जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल एंजाइम के साथ आकर एक्टिव साइट पर अटैच होने लगता है, सो ये जो हमारे पास बाइंडिंग साइट्स होती हैं उस स्पेसिफिक जो सबस्ट्रेट है उसको रिकॉग्नाइज करती हैं और क्या करती हैं? फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाती हैं। दोबारा से आपको बताता हूं कि बाइंडिंग साइड ऑफ एक्टिव साइड का क्या काम है कि जो हमारे पास सबस्ट्रेट आ रहा है उसकी रिकॉग्निशन करेंगे, उसको आइडेंटिफाई करेंगे एंड देन उसको अटैच करेंगे एंजाइम के ऊपर और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना देंगे। देन हम बात करें कैटालाइटिक साइट की तो कैटालाइटिक साइट क्या करती है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन करती है सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट। यानी जो असल काम है रिएक्शन को यानी कैरी आउट करने का और प्रोडक्ट बनाने का, वो किसका काम होता है? वो कैटालाइटिक साइट का होता है। ये क्या करते हैं कि ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स होता है उसको एंजाइम प्रोडक्ट जो कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर कन्वर्ट करते हैं और अल्टीमेटली प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर देते हैं। सो ये काम कैटालिटिक साइट का होता है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने ध्यान में रखना है कि किसी भी रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए या एंजाइम को एक्टिव करने के लिए ये जो कैटालिटिक साइट है इसकी एक्टिविटी, इसको एक्टिव करना बहुत जरूरी है। और इसको एक्टिव किस तरह से किया जाता है? कोफैक्टर, एक नॉन प्रोटीन पार्ट जो होता है वो रिक्वायर्ड होता है जो कि इसको एक्टिव करता है एंड देन रिएक्शन कैरी आउट होता है और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। अब कोफैक्टर क्या है और जो चीजें हैं वो हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं वर्किंग ऑफ एंजाइम्स कि किसी भी रिएक्शन के अंदर एंजाइम किस तरह से वर्क करते हैं। अब वर्किंग ऑफ एंजाइम के ऊपर दो तरह की थ्योरीज आती हैं हमारे पास, उन दोनों थ्योरीज को डिस्कस करना लाजमी है। उनमें से क्वेश्चंस आते हैं वो आपने ध्यान में रखने हैं। सो पहली थ्योरी जो हमारे पास आती है एंजाइम की वर्किंग के हवाले से उसको हम कहते हैं लॉक एंड की मॉडल। अब लॉक एंड की मॉडल के हवाले से जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो यहां पर मैंने सारी लिखी हैं, इनको हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सो लॉक एंड की मॉडल की बात करें तो जिस साइंटिस्ट ने इसको पुट फॉरवर्ड किया था, प्रपोज किया था, वो कौन सा साइंटिस्ट था? एमएल फिशर था। और इसकी डेट आपने ध्यान में रखनी है 1890 के अंदर जो है एमएल फिशर वो साइंटिस्ट था जिसने लॉक एंड की मॉडल फॉर द वर्किंग ऑफ एंजाइम उसको पुट फॉरवर्ड किया था। देन इस मॉडल के तहत, इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो एक्टिव साइड ऑफ द एंजाइम वो कैसी है? वो रिजिड है। रिजिड का मतलब यह है कि ये मॉडल ये कहता है कि जो एंजाइम्स की एक्टिव साइड है वो रिजिड होती है, यानी वो फ्लेक्सिबल नहीं होती। यानी कोई भी जो सबस्ट्रेट आना है और उस पार्टिकुलर एंजाइम के ऊपर एक्टिव साइट पर अटैच होना है तो वो वही सबस्ट्रेट आकर उसके ऊपर अटैच होगा जो कि उस एक्टिव साइट की शेप रखता होगा, स्ट्रक्चर रखता होगा। यानी वो रिजिड है, वो अपनी फ्लेक्सिबल नहीं होता, वो अपनी शेप को चेंज नहीं करता अकॉर्डिंग टू दी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। देन हम बात करें तो इस मॉडल के अंदर दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, वो आपने एमसीक्यूज के हवाले से ध्यान में रखनी है कि जो ये मॉडल ये कहता है कि जो हमारे पास सबस्ट्रेट है वो लॉक की तरह एक्ट करता है, जबकि जो एंजाइम होता है वो की तरह एक्ट करता है। अब ये दोनों एमसीक्यूज आपने ध्यान में रखने हैं कि जो सबस्ट्रेट होता है वो एज अ लॉक एक्ट करता है और एंजाइम जो होता है वो एज अ की एक्ट करती है। इसी वजह से इस मॉडल को हम क्या कहते हैं? लॉक एंड की मॉडल कहते हैं।
अब यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन पैदा हो जाती है और अक्सर ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर डिस्कशन भी हुई पिछले साल भी, कि सबस्ट्रेट लॉक होता है या फिर एंजाइम लॉक होता है। आपने वही चीज़ ध्यान में रखनी है जो कि आपकी बुक के अंदर लिखी गई है। सो आपकी बुक के अंदर, फेडरल बुक के अंदर मेंशन है कि जो सबस्ट्रेट है वो लॉक की तरह एक्ट करते हैं, जबकि एंजाइम जो है वो की तरह एक्ट करते हैं। तो लिहाजा यही बात आपने अपने पास नोट करनी है और इसी को याद रखना है, और अगर क्वेश्चन आ जाए तो इसी को करेक्ट मान के चलना है। देन हम दूसरे मॉडल की तरफ जाएं। दूसरे मॉडल को हम क्या कहते हैं? इंड्यूस फिट मॉडल कहते हैं। अब इंड्यूस फिट मॉडल के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपने ध्यान में रखनी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हवाले से, वो ये है कि इसको जिस साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था वो क्या था? डैनियल खोचलैंड। डैनियल खोचलैंड वो साइंटिस्ट था जिसने 1959 के अंदर वर्किंग ऑफ एंजाइम्स के हवाले से जो मॉडल पेश किया उसको हम क्या कहते हैं? इंड्यूस फिट मॉडल कहते हैं। इस मॉडल के हवाले से एक पॉइंट और ध्यान में रखना है कि ये मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल है जो कि वर्किंग ऑफ एंजाइम को एक्सप्लेन करता है। अब इस मॉडल के तहत जो एंजाइम्स की एक्टिव साइट्स होती हैं, जो एंजाइम्स होते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म के अंदर होते हैं। यानी एंजाइम्स, जो भी एंजाइम किसी रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए जाता है तो वो इनएक्टिव फॉर्म के अंदर रिलीज होता है, एंड देन फिर उसको एक्टिवेट करने के लिए कौन आते हैं? एक नॉन प्रोटीन पार्ट आता है जिसको हम कोफैक्टर कहते हैं। अब कोफैक्टर क्या है, उसकी क्या टाइप्स हैं, उसको हम लेटर ऑन इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करते हैं। लेकिन यहां पर आपने जो इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखनी है इस मॉडल के हवाले से वो ये है कि एक्टिव साइट्स जो होते हैं एंजाइम्स के वो फ्लेक्सिबल होते हैं अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल। ये मॉडल ये कहता है कि जो एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम्स हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, और जब भी कोई सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आकर इनके ऊपर अटैच होना चाहता है तो ये अपनी जो शेप है उसको अकॉर्डिंग टू दैट सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल चेंज कर सकते हैं, उसको तब्दील कर सकते हैं। सो इसी वजह से इस मॉडल को हम क्या कहते हैं? इंड्यूस फिट मॉडल कहते हैं। देन हम बात करें एक और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हवाले से इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि ऐसे एंजाइम्स जो कि इस मॉडल को फॉलो करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है कि ऐसे एंजाइम्स जो इंड्यूस फिट मॉडल को फॉलो करते हैं, ऐसे एंजाइम्स को हम क्या कहते हैं? रेगुलेटरी एंजाइम्स कहते हैं। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने ध्यान में रखना है, उनको हम क्या कहते हैं? रेगुलेटरी एंजाइम्स कहते हैं। अब बात करते हैं हम कोफैक्टर की, कि कोफैक्टर्स क्या है। मैंने आपको बताया कि जो एंजाइम्स की दो साइड्स होती हैं एक्टिव साइड की, एक बाइंडिंग साइड और दूसरी कैटालाइटिक साइड। अब कैटालाइटिक साइड का क्या फंक्शन होता है कि वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को प्रोडक्ट के अंदर चेंज करता है। सो उसकी जो एक्टिविटी है उसको एनहांस करने के लिए, उसको एक्टिव करने के लिए जो नॉन प्रोटीन पार्ट रिक्वायर्ड होता है उसको हम क्या कहते हैं? कोफैक्टर कहते हैं। अब कोफैक्टर की कुछ यहाँ पर पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, उसको डिस्कस करते हैं एंड देन फिर हम आगे चलते हैं और कुछ और चीजों को डिस्कस करते हैं। सो पहली बात तो आपने ये ध्यान में रखनी है कि कोफैक्टर हमारे पास नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। वैसे हमने बात की कि एंजाइम प्रोटीनिशियस इन नेचर होता है, यानी प्रोटीन से मिलकर बनता है, लेकिन जो कोफैक्टर जो उसको जाकर एक्टिव करता है वो कैसा होता है? वो नॉन प्रोटीन होता है, वो प्रोटीन से मिलकर नहीं बनता। अब इसका फंक्शन क्या है कोफैक्टर का? कि ये कोफैक्टर क्या करता है कि प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम के लिए उसकी मदद करता है, उसको एक्टिव करता है। देन इसका एक और फंक्शन कि ये ब्रिज का काम करता है बिटवीन द सबस्ट्रेट एंड द एंजाइम, यानी सबस्ट्रेट और एंजाइम के दरमियान जो ब्रिज का काम करता है, जो रास्ते का काम करता है, जो उस रिएक्शन को कैरी आउट करने में मदद देता है, वो कोफैक्टर होता है जो कि नॉन प्रोटीनिशियस होता है, यानी नॉन प्रोटीन पार्ट से मिलकर बनता है। देन हम लास्ट पॉइंट के डिस्कस करें कोफैक्टर के हवाले से, वो ये है कि ये एनर्जी प्रोवाइड करता है फॉर द कैटालाइसिस। यानी जो कैटालाइसिस हम बोलते हैं, ऐसा रिएक्शन जो कि कैरी आउट हो इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, उसको हम कैटालाइसिस कहते हैं। और इस रिएक्शन के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, वो कौन प्रोवाइड करता है? वो कोफैक्टर प्रोवाइड करता है। सो ये तीन चीजें कोफैक्टर के हवाले से आपने ध्यान में रखनी है। सो यहां तक जो चीजें हैं आपने सबको नोट कर लेना है। अभी हम चलते हैं कुछ आगे जो चीजें हैं, प्रोस्टेटेड ग्रुप हैं और कोफैक्टर्स की जो एग्जाम्पल टाइप्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स अब हम देख लेते हैं कोफैक्टर्स की टाइप्स को। अब इन टाइप्स के ऊपर और इस फैक्टर्स के ऊपर जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ और शेयर करता हूं। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि ऐसे एंजाइम्स जो कि इंड्यूस फिट मॉडल को फॉलो करते हैं, ऐसे एंजाइम्स को हम क्या कहते हैं? रेगुलेटरी एंजाइम्स कहते हैं। अब इनके लिए एक और टर्म भी यूज की जाती है, इनको हम एलोस्टेरिक एंजाइम्स भी कहते हैं, तो ये टर्म भी आपके ध्यान के अंदर होनी चाहिए। इसी तरह से जो एंजाइम्स इंड्यूस फिट मॉडल को फॉलो नहीं करते या जो लॉक एंड की मॉडल को फॉलो करते हैं, ऐसे एंजाइम्स को हम नॉन रेगुलेटरी एंजाइम्स कहते हैं। ये टर्म भी आपके ध्यान के अंदर होनी चाहिए। उसके अलावा बात करूं तो मैंने आपको बताया कि जो एंजाइम्स होते हैं ये बायो कैटालिस्ट होते हैं जो कि किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं।
आप कितना स्पीड अप करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन को, उसके हवाले से आपकी बुक के अंदर, फेडरल की बुक के अंदर एक पॉइंट लिखा हुआ है, वो यानी उतने टाइम्स वैल्यू दी हुई है, वो आपके जहन के अंदर होनी चाहिए कि कोई भी जो एंजाइम है वो 10⁻6 टू 10⁻14 टाइम्स जो है किसी भी रिएक्शन जो है उसके रेट को इंक्रीज करता है। तो ये वैल्यू आपने ध्यान में रखनी है। देन हम एंजाइम्स के वेट की बात करें तो एंजाइम का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो रेंज करता है बिटवीन 10,000 टू 1 मिलियन। सो ये बात भी आपके ध्यान के अंदर होनी चाहिए। उसके बाद हम कोफैक्टर्स की बात कर लेते हैं। कोफैक्टर्स जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऐसे एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं, ऐसे नॉन प्रोटीन पार्ट होता है जो कि एक्टिव साइड ऑफ द एंजाइम्स पर अटैच होते हैं और उस एक्टिव साइड के अंदर कुछ चेंजेस करके उसको फंक्शनल बनाते हैं और उस एंजाइम जो है उसको एक्टिव फॉर्म के अंदर लेके जाते हैं। सो ऐसे मॉलिक्यूल्स को, ऐसे जो एटम्स हैं या ग्रुप ऑफ एटम्स हैं, उनको हम क्या कहते हैं? कोफैक्टर्स कहते हैं। अब कोफैक्टर्स की प्रेजेंस और एब्सेंस के ऊपर हम एंजाइम्स को दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास कहलाती है हॉलो एंजाइम्स और दूसरी तरह के कहलाते हैं एपो एंजाइम्स। अब दोनों के अंदर जो डिफरेंशिएशन है, जो डिफरेंसेस हैं, वो आपने समझने हैं और इसी के ऊपर क्वेश्चन भी आता है, पूछ लिया जाता है कि ऐसे यानी हॉलो एंजाइम्स क्या होते हैं या एपो एंजाइम्स क्या होते हैं, या फिर कोफैक्टर का पूछ के हॉलो एंजाइम्स और एपो एंजाइम्स के बारे में पूछा जाता है। अब दोनों के अंदर डिफरेंस आपने चेक करना है। हॉलो एंजाइम्स ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिनको कोफैक्टर रिक्वायर्ड होता है टू बिकम एक्टिव, यानी ऐसे एंजाइम्स जिनको अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए, जिनको एक्टिव फॉर्म के अंदर जाने के लिए कोफैक्टर रिक्वायर्ड हो, ऐसे एंजाइम्स को हम हॉलो एंजाइम्स कहते हैं। जबकि एपो एंजाइम्स की बात करें तो एपो एंजाइम्स को किसी किस्म का कोई भी कोफैक्टर रिक्वायर्ड नहीं होता टू बिकम एक्टिव। ऐसे एंजाइम्स को हम एपो एंजाइम्स कहते हैं। अब थोड़ा सा आपने एक और चीज समझनी है कि कुछ ऐसे भी, हम स्पेशली ह्यूमंस की बात करें तो ऐसे भी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जिनको कोफैक्टर रिक्वायर्ड नहीं होता टू बिकम एक्टिव या उनकी इनएक्टिव फॉर्म के अंदर। सो ऐसे एंजाइम्स की आपने एग्जांपल याद रखनी है। और वो कौन से एंजाइम्स हैं बॉडी के अंदर ह्यूमंस की, अगर हम स्पेशली बात करें तो वह पेप्सिन एंजाइम है। सो पेप्सिन ऐसा एंजाइम है जिसको कोफैक्टर रिक्वायर्ड नहीं होता एक्टिव फॉर्म के अंदर जाने के लिए या इनएक्टिव फॉर्म के अंदर जाने के लिए। अब अगर हम बात करें पेप्सिन की, तो पेप्सिन हमारे पास एक ऐसा एंजाइम है जो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स सिक्रीट करते हैं फ्रॉम द स्टोमिक वॉल, और ये इनएक्टिव फॉर्म के अंदर इसको सिक्रीट करते हैं। और इस इनएक्टिव फॉर्म ऑफ पेप्सिन को हम क्या कहते हैं? पेप्सिनोजन कहते हैं। अब पेप्सिनोजन के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं कि पेप्सिनोजन जो है ये यानी इनएक्टिव फॉर्म के अंदर होता है। क्यों इनएक्टिव फॉर्म के अंदर होता है? क्योंकि इस पेप्सिनोजन की जो एक्टिव साइड होती है वहां पर एक एक्स्ट्रा, हम कह सकते हैं, पॉलीपेप्टाइड फ्रैगमेंट होता है जो कि उस एक्टिव साइड के ऊपर प्लेस होता है और इनकमिंग या जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल होता है उसको एक्टिव साइड ऑफ द एंजाइम पर अटैच होने से ब्लॉक करता है। सो इस वजह से ये जो पेप्सिनोजन होता है ये इनएक्टिव फॉर्म के अंदर होता है। सो जब ये पेप्सिन सिक्रीट होता है, सो ये जब कैविटी ऑफ द स्टोमक के अंदर जाता है तो वहां पर HCl मौजूद होता है। वो HCl क्या करता है कि इस पॉलीपेप्टाइड फ्रैगमेंट को रिप्लेस करता है और जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल होता है वो एक्टिव साइड ऑफ द एंजाइम के ऊपर जाकर अटैच हो जाता है और उस एंजाइम को, उस एक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम को हम क्या कहते हैं? पेप्सिन कहते हैं। सो ये बातें आपने पेप्सिन के हवाले से ध्यान में रखनी है। अब ये इनएक्टिव फॉर्म के अंदर क्यों सिक्रीट होते हैं? क्योंकि हमारे पास जो सेल्स की मेम्ब्रेन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो एंजाइम्स हैं वो इनएक्टिव फॉर्म के अंदर सिक्रीट किए जाते हैं, क्योंकि कुछ एंजाइम्स जो होते हैं वो डैमेजिंग इफेक्ट देते हैं प्रोटीन्स को, सेल प्रोटीन्स को, इस वजह से उनको इनएक्टिव फॉर्म के अंदर सिक्रीट किया जाता है। सो ये बात भी आपने यहां पर ध्यान में रखनी है। देन हम टाइप्स ऑफ कोफैक्टर्स के ऊपर जाएं तो हमारे पास तीन तरह की टाइप्स आती हैं कोफैक्टर्स की, उन तीनों को हम डिस्कशन करते हैं। लेकिन यहां पर आपने ध्यान में रखना है कि कोफैक्टर्स हमारे पास ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, इसी तरह से इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स भी हो सकते हैं। अगर हम पहली टाइप की बात करें कोफैक्टर्स की तो इनको हम क्या कहते हैं? एक्टिवेटर्स कहते हैं। अब ये ऐसे इनऑर्गेनिक हमारे पास कोफैक्टर्स होते हैं जो कि मेटालिक इन नेचर होते हैं, यानी मेटालिक आयंस होते हैं। जैसे आयरन का आ गया आयन, मैग्नीशियम का आ गया, कॉपर का आ गया, इस तरह से जिंक का होता है। सो ये जो मेटालिक इनऑर्गेनिक आयंस हैं ये सारे के सारे एक्टिवेटर्स का काम करते हैं। और इनके हवाले से ये बात आपने ध्यान में रखनी है, ये एक्टिवेटर्स या ये टाइप ऑफ कोफैक्टर्स उस वक्त एंजाइम के साथ अटैच होते हैं जब एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल अटैच हो। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने ध्यान में रखना है।
देन जो आपने एक और पॉइंट ध्यान में रखना है वो ये रखना है कि ये जो एक्टिवेटर्स होते हैं या ये जो कोफैक्टर्स होते हैं ये डीटैचेबल होते हैं। डीटैचेबल का मतलब ये है कि जब ये अपना फंक्शन परफॉर्म कर लेते हैं, सो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन ये उस जो एंजाइम होता है उससे ये सेपरेट हो जाते हैं, उससे डी अटैच हो जाते हैं। सो ये पॉइंट भी आपने ध्यान में रखना है। इसकी एग्जांपल के लिए यहां पर जो आपकी बुक के अंदर मेंशन है इक्वेशन, वो यहां पर मैंने लिखा है, रिएक्शन लिखा है। ये आप वैसे ग्लाइकोलाइसिस के अंदर पढ़ेंगे, बायोएनर्जेटिक्स जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसके अंदर मैं डिटेल के अंदर आपको बताऊंगा। लेकिन यहां पर आपने जरा सा गौर करना है, ये हमारे पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल के साथ हम एटीपी यानी एड्रीनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल की एडिशन करवाते हैं, सो ये जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल का जो फॉस्फेट होता है वो ग्लूकोज के 6 कार्बन के ऊपर अटैच हो जाता है। सो हमारे पास जो कंपाउंड बनता है, जो मॉलिक्यूल बनता है, उसको हम क्या कहते हैं, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। 6 जो है ये पोजीशन ऑफ फॉस्फेट को शो कर रहा है कि ग्लूकोज के 6 कार्बन के ऊपर जो फॉस्फेट है वो अटैच है। अब इस रिएक्शन के अंदर जो एंजाइम रिक्वायर्ड होता है वो हेक्सोकाइनेज होता है। अब इस हेक्सोकाइनेज को जो एक्टिवेट करता है कोफैक्टर या जो चीज इसको या जो आयन इसको एक्टिवेट करता है वो मैग्नीशियम आयन होता है। और इस मैग्नीशियम आयन को हम किस टाइप ऑफ कोफैक्टर के अंदर प्लेस करते हैं, इसको हम एक्टिवेटर्स के अंदर प्लेस करते हैं। तो लिहाजा हम ये कहते हैं कि इस रिएक्शन के अंदर जो एक्टिवेटर या कोफैक्टर इस्तेमाल हुआ है वो मैग्नीशियम आयन हुआ है। सो इस तरह से ये यूज होते हैं टू क्या बोलते हैं, हम कह सकते हैं कि एंजाइम की एक्टिविटी इनको बहाल करने के लिए, उसको एनहांस करने के लिए। देन हम बात करें तो हमारे पास दूसरी टाइप आती है, वो है प्रोस्टेटेड ग्रुप। अगर इसकी बात करें तो ये कोवलेंटली बॉन्डेड होते हैं, यानी इनकी जो बॉन्डिंग होती है विद द एंजाइम वो कैसी होती है, वो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं ये। देन हम बात करें तो ये ऑर्गेनिक हो सकते हैं, यानी ये ऑर्गेनिक होते हैं और ये परमानेंटली अटैच होते हैं विद द एंजाइम मॉलिक्यूल। यानी जब अगर रिएक्शन जो है वो कंप्लीट भी हो जाए तो उसके बाद भी ये जो ग्रुप्स होते हैं, ये जो टाइप ऑफ कोफैक्टर्स होते हैं, ये उसके साथ अटैच रहते हैं। यानी इनका जो बॉन्ड होता है वो टाइटली बॉन्ड होता है, वो परमानेंटली ये अटैच होते हैं एंजाइम्स के साथ। सो प्रोस्टेटेड ग्रुप के हवाले से आपने ये बात जो है ध्यान में रखनी है। इसकी एग्जांपल के अंदर हमारे पास साइटोक्रोम्स आते हैं। आयरन कंटेनिंग जो पोरफायरिंग रिंग है वो कुछ एंजाइम्स के साथ अटैच होता है, साइटोक्रोम्स, जो कि एग्जांपल है हमारे पास इस ग्रुप की, प्रोस्टेटेड ग्रुप की। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपने ध्यान में रखना है। देन हम नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर जाएं, नेक्स्ट टाइप ऑफ कोफैक्टर के ऊपर जाएं। इसको हम क्या कहते हैं, कोएंजाइम्स कहते हैं। अब कोएंजाइम्स का क्या फंक्शन होता है या कोएंजाइम्स किस तरह से कोफैक्टर्स होते हैं, ये हमारे पास ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स होते हैं, यानी ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं। और इनकी अटैचमेंट की अगर बात करें तो ये लूजली अटैच होते हैं विद द एंजाइम। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। यही डिफरेंस है कोएंजाइम्स और प्रोस्टेटेड ग्रुप के अंदर, कि प्रोस्टेटेड ग्रुप जो होता है वो कोवलेंटली बॉन्डेड होता है, वो परमानेंटली टाइटली अटैच होता है विद द एंजाइम, जबकि जो हमारे पास कोएंजाइम्स हैं ये लूजली अटैच होते हैं विद द एंजाइम। और जब कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन हो जाती है तो ये सेपरेट हो जाते हैं उस एंजाइम से। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। अब हम बात करें तो हमारे पास जो कोएंजाइम्स हैं ये डेरिवेटिव्स ऑफ विटामिन्स होते हैं। और इन विटामिन्स और मिनरल्स की डेफिशिएंसी की वजह से बॉडी के अंदर कुछ डिसीजेस कॉज होती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, डेफिशिएंसी डिसीजेस कहते हैं। अब जो इंपॉर्टेंट डिसीज आपकी केपी के बुक के अंदर मेंशन है उसको यहां पर डिस्कस कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी बन सकता है। वो है हमारे पास बेरी बेरी। अब बेरी बेरी ऐसी डेफिशिएंसी डिसीज है जिसके अंदर विटामिन बी की कमी हो जाती है। यानी जब बॉडी के अंदर विटामिन बी की जो कंसंट्रेशन है, कंटेंट है, वो डिक्रीज होता है तो हमारे पास जो डिसीज कॉज होती है उसको हम बेरी बेरी कहते हैं। अब बेरी बेरी डिसीज क्या होती है, इसके अंदर बेरी बेरी डिसीज के अंदर इन्फ्लेमेशन ऑफ नर्व्स होती हैं और हार्ट फेलियर्स होते हैं, तो इस डिसीज को हम क्या कहते हैं, बेरी बेरी कहते हैं। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी एमसीक्यूज भी आपने ध्यान में रखना है। देन हम बात करें एग्जांपल्स ऑफ कोफैक्टर्स की, तो इसके अंदर एटीपी आता है, NAD+ आता है और FAD+ जो है, ये वगैरह सारी एग्जांपल्स जो हैं वो कोएंजाइम्स के अंदर आती हैं। सो बेसिक जो डिफरेंस है इन तीनों के अंदर वो आपने ध्यान में रखना है। सो यहां पर थोड़ी सी कोफैक्टर्स की एक और बात और करूं कि हमने बात की कि जो एपो एंजाइम्स होते हैं वो हालो एंजाइम्स के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं, उसके अंदर वो चेंज हो सकते हैं। अब ये जो इनएक्टिव फॉर्म है, यानी जो एपो एंजाइम्स होते हैं, ये हमारे पास कौन सी फॉर्म के अंदर होते हैं, ये इनएक्टिव फॉर्म के अंदर होते हैं अगर इनको कोफैक्टर इनके पास नहीं होगा।
और अगर हम इनको को फैक्टर प्रोवाइड कर दें तो ये एक्टिव फॉर्म के अंदर चेंज हो जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, हालो एंजाइम्स कहते हैं। अब एक एमसीक्यूज जो कि आपकी एक्सरसाइज के अंदर लिखा हुआ है, वहां पर ये एमसीक्यूज है कि जो एपो एंजाइम्स हैं वो को एंजाइम्स के साथ जब मिलते हैं तो वो कौन से एंजाइम्स बनाते हैं, कौन सी कैटेगरी के अंदर चले जाते हैं। सो आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि जो एपो एंजाइम्स है जो कि इनएक्टिव फॉर्म के अंदर है, इनके साथ जब कोएंजाइम जो कि कोफैक्टर की एग्जांपल है ये अटैच होते हैं तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, एक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको हम हालो एंजाइम्स कहते हैं। सो बिल्कुल सिंपली आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि एपो एंजाइम्स के साथ जब कोफैक्टर यानी कोएंजाइम्स अटैच होंगे तो वो एक्टिव फॉर्म के अंदर चले जाएंगे, जिसको हम हालो एंजाइम्स कहेंगे। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। एक और यहां पर पॉइंट आपके साथ शेयर करूं तो जो सलाइवली अमाइलेज है हमारे पास, जिसको हम पेटाइलिन भी कहते हैं, जो हमारे पास सलाइवा के अंदर एंजाइम प्रेजेंट होता है, इसको अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए कोफैक्टर रिक्वायर्ड होता है। और उस कोफैक्टर को हम कौन सा कोफैक्टर होता है, वो हमारे पास एक्टिवेटर्स के अंदर आता है। और वो कौन सा आयन होता है, वो जिंक आयन होता है, सॉरी क्लोराइड आयन होता है। सो ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है कि जो क्लोराइड आयंस हैं ये हमारे पास किसकी जो यानी किस एंजाइम की जो फंक्शनिंग है उसको इंक्रीज करते हैं, ये सलाइवरी अमाइलेज की फंक्शनिंग को जो है वो इंक्रीज करते हैं और उसको अपने मैक्सिमम जो ऑप्टिमम उसकी कैपेसिटी है उसके ऊपर फंक्शन करने में मदद देते हैं। इसी तरह से एक और एंजाइम्स हैं, आप सेकंड ईयर के अंदर जाकर पढ़ेंगे रिस्पायरेशन वाले चैप्टर के अंदर, उसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। अब कार्बोनिक एनहाइड्रेस क्या करता है कि वो ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन की मदद करता है, यानी ट्रांसफरिंग ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। सो वो जो एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेस, उसको अपनी फंक्शनिंग के लिए जो कोफैक्टर रिक्वायर्ड होता है वो हमारे पास जिंक होता है। सो जिंक आयन कार्बोनिक एनहाइड्रेस को रिक्वायर्ड होता है, जबकि क्लोराइड आयन जो है ये सलाइवरी अमाइलेज के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। तो ये दोनों तरह के एमसीक्यूज पॉइंट आपने ध्यान में रखने हैं। देन हम जाते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम वर्किंग, यानी कुछ ऐसे फैक्टर्स को हम डिस्कस करेंगे जो कि एंजाइम्स की वर्किंग के ऊपर अफेक्ट करते हैं, यानी उसकी जो वर्किंग है उसके ऊपर वो अपना अफेक्ट शो करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेम्परेचर की। अब उसके लिए यहां पर मैंने ग्राफ्स बनाए, ये ग्राफ्स भी बड़े इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके हवाले से ग्राफ दे दिया जाता है और उसके फिर पूछा जाता है कि ये किसका ग्राफ है, यानी टेम्परेचर का है, पीएच का है या किस चीज का है। सो यहां पर देखें तो आपने यहां पर मैंने रेट ऑफ रिएक्शन लिया जबकि यहां पर मैंने टेम्परेचर लिया है। सो यहां पर हम एक टर्म पढ़ते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर किसी भी एंजाइम का वो टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर वो एंजाइम मैक्सिमम अपनी कैपेसिटी या मैक्सिमम फंक्शनिंग शो करता है। ऐसे टेम्परेचर को, ऐसे पॉइंट को हम ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। सो अगर हम मोस्टली बात करें जो सेल्स हैं, मेमेलियन सेल्स, उनके अंदर जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो 40 डिग्री होता है, या फिर फेडरल बुक के अंदर लिखा हुआ है 37 टू 38 डिग्री होता है। सो ये वो टेम्परेचर है जिसके ऊपर एंजाइम्स, मेमेलियन एंजाइम्स जो हैं वो मैक्सिमम फंक्शनिंग को शो करते हैं। देन एक और पॉइंट लिखा हुआ है कि हमारे पास कुछ ऐसे एंजाइम्स भी मौजूद हैं जो कि जिनकी हम बात करें आर्टिक स्नो फ्री, वो वर्क करते हैं -10 डिग्री सेंटीग्रेड पर, यानी इतने कम टेम्परेचर के ऊपर भी एंजाइम्स जो है अपनी फंक्शनिंग को जो है वो शो करते हैं। और कुछ ऐसे एंजाइम्स भी हैं, थर्मोफिलिक बैक्टीरिया एंजाइम्स की बात करें तो वो 90 या 70 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर भी अपनी फंक्शनिंग को शो करते हैं, इतने हाई टेम्परेचर के ऊपर भी अपनी फंक्शनिंग को शो करते हैं। अब ये दो वैल्यूज इसलिए लिखी गई है कि ये जो 90 डिग्री है ये हमारे पास केपीके बुक के अंदर है, जबकि 70 डिग्री फेडरल बुक के अंदर लिखी गई है। तो दोनों तरह की वैल्यू आपके ज़हन के अंदर हो, जो भी ऑप्शन आ जाए तो इनके जो करीब होगा उस ऑप्शन को आप करेक्ट करेंगे। देन हम बात करें, अगर हम किसी भी एंजाइम की या हम रिएक्शन के अंदर 10 डिग्री इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर को, तो उस रिएक्शन का जो रेट होगा वो डबल हो जाएगा। अब ये सारा प्रोसेस किस तरह से होता है, यहां पर आप इस ग्राफ के अंदर भी देखें तो हमारे पास जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज होता है एक ऑप्टिमम टेम्परेचर तक। जब ऑप्टिमम टेम्परेचर से ये वैल्यू हम टेम्परेचर की इंक्रीज कर देते हैं तो यही रेट ऑफ रिएक्शन देन डिक्रीज होने लग जाता है। अब ये किस वजह से होता है कि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो एंजाइम्स और सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से जो हमारे पास कोलिगन्स हैं, इफेक्टिव कोलिगन्स हैं, वो इंक्रीज होती हैं और जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इजीली जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी को गेन करके, यानी एनर्जी को गेन करके अपने रिएक्शन को जो है वो कैरी आउट कर लेते हैं, रिएक्शन को कंप्लीट कर देते हैं। सो इस वजह से टेम्परेचर से बढ़ाने की वजह से जो इनिशियली जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो इंक्रीज होता है अप टू दी ऑप्टिमम टेम्परेचर, और ऑप्टिमम टेम्परेचर से जब एक्सीड करता है तो वो कम होने लग जाती है।
एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने जो ध्यान में रखना है, हम एक बात करते हैं मैक्सिमम टेम्परेचर की। अब मैक्सिमम टेम्परेचर हमारे पास कौन सा टेम्परेचर है? मैक्सिमम टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जहां पर हम कहते हैं कि जो यानी जो एंजाइम होते हैं वो अपनी जो उनकी यानी वर्किंग होती है, जो कैपेसिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है। सो उस टेम्परेचर को हम मैक्सिमम टेम्परेचर कहते हैं जहां पर एंजाइम्स की जो एक्टिव साइट्स हैं या जो एंजाइम का स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर्स हैं एंजाइम्स के, वो डीनेचर हो जाते हैं, वो डैमेज हो जाते हैं। तो ऐसे टेम्परेचर को हम कौन सा टेम्परेचर कहते हैं? मैक्सिमम टेम्परेचर कहते हैं। और इस टेम्परेचर पर क्या होता है कि एंजाइम डीनेचर हो जाते हैं। इसी तरह से एक और पॉइंट आता है कि मिनिमम टेम्परेचर। सो मिनिमम टेम्परेचर वो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है किसी भी एंजाइम को जहां पर क्या होता है कि एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होते हैं। ऐसे टेम्परेचर को हम मिनिमम टेम्परेचर कहते हैं। सो आपने ऑप्टिमम टेम्परेचर को भी समझ लिया, आपने मैक्सिमम टेम्परेचर को भी समझ लिया और आपने मिनिमम टेम्परेचर को भी समझ लिया। तीनों के अंदर आपको इनकी डेफिनेशन पता हो, इनका डिफरेंस पता हो। देन हम बात करें तो हमारे पास एक एंजाइम आता है जिसको हम कहते हैं पापेन। पैपेन जो एंजाइम है ये ग्रीन पपाया से यानी उसको लिया जाता है और इसकी एक खासियत ये है कि ये एसिडिक मीडियम के अंदर भी वर्किंग शो करता है और अल्कलाइन मीडियम के अंदर भी ये अपनी वर्किंग को शो करता है। इसको हम डिस्कस करते हैं पीएच वाले टॉपिक के अंदर। सो ये हो गया हमारे पास टेम्परेचर के हवाले से चीजें। अब हम जाए पीएच के ऊपर, तो पीएच का भी हमने यहाँ पर ग्राफ शो किया है कि जैसे पीएच बढ़ेगी और हमारे पास एक ऑप्टिमम पीएच होती है जिसके ऊपर एंजाइम जो है अपनी मैक्सिमम जो है फंक्शनिंग को शो करते हैं। यहां पर एक पॉइंट आपने ध्यान में रखना है कि हर एंजाइम की अपनी कंडीशंस होती हैं जिसके ऊपर वो मैक्सिमम फंक्शनिंग शो करता है। अब जो ऑप्टिमम पीएच होती है वो ऐसी पीएच जो है वो हर एंजाइम की एक अपनी होती है। उसके लिए यहां पर मैंने 3 ग्राफ जो है प्लॉट किए हैं। ये केस 1 है, केस 2 है, केस 3 है। अब तीनों के अंदर देखें तो पहले केस के अंदर जो ऑप्टिमम हमारे पास पीएच है वो 2 है, दूसरे के अंदर 7 है और तीसरे के अंदर 9 है। अब ये जो ग्राफ शो करता है यानी ये जो एंजाइम्स जिनकी pH 2 होती है, ऐसे एंजाइम्स को हम क्या, कौन सा एंजाइम होता है? वो पेप्सिन होता है। यानी पेप्सिन एंजाइम के लिए अगर हम ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो हमारे पास ऐसा ग्राफ हमें मिलेगा। जबकि जो 7 जिनकी pH होती है एंजाइम की, वो कौन सा होता है हमारे पास? वो कैटालेज होता है। इसी तरह से एक और एंजाइम भी होता है यूरेज। यूरेज और कैटालेज एंजाइम्स ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि मैक्सिमम फंक्शनिंग शो करते हैं एट 7 पीएच। और 9 पीएच के ऊपर कौन सा मैक्सिमम ऑप्टिमम उसकी पीएच है जिसके ऊपर वो मैक्सिमम फंक्शनिंग शो करता है? वो एंजाइम हमारे पास होता है आर्जिनेज। सो ये तीनों तरह के जो एंजाइम्स हैं ये आपको नाम पता होना चाहिए, इनकी पीएच के हवाले से आपको चीजें पता होनी चाहिए। केपीके बुक के अंदर एक पूरा टेबल बना हुआ है जिसके अंदर डिफरेंट एंजाइम्स की डिफरेंट पीएच लिखी हुई है, वो आपने ध्यान में रखनी है। मैं कोशिश करूंगा कि उसके ऊपर एक छोटी सी ट्रिक भी बनाकर वो वीडियो भी आपके साथ शेयर कर दूं ताकि आप उस टेबल को आसानी से याद कर सकें, क्योंकि एक क्वेश्चन जो है वो पीएच के हवाले से जरूर आता है एमडी कैट के अंदर। सो ये 3 चीजें आपने समझ ली यहां से। देन हम बात करें, हमारे पास कुछ एक एंजाइम है जो कि प्रोटीएस एंजाइम है। इसकी पीएच जो होती है वो 1 होती है, यानी ये 1 पीएच के ऊपर मैक्सिमम फंक्शनिंग को शो करता है। और मोस्टली हम सेल्स की बात करें तो मोस्टली एंजाइम्स की बात करें तो उनकी पीएच 7 to 8 के बिटवीन रेंज करती है, यानी उनकी मोस्टली जो पीएच होती है वो 7 to 8 होती है। इसी तरह से हम ट्रिप्सिन की बात करें तो ट्रिप्सिन अल्कलाइन जो है मीडियम के अंदर फंक्शनिंग शो करता है और उसके लिए जो पीएच रिक्वायर्ड होती है वो 8 पीएच रिक्वायर्ड होती है। इसी तरह से मैंने पापेन के बारे में आपको बताया कि ये एसिडिक मीडियम के अंदर भी शो करता है फंक्शनिंग और अल्कलाइन के अंदर भी अपनी फंक्शनिंग को शो करता है। तो जितने भी एंजाइम्स और उनकी पीएच मैंने आपके साथ डिस्कस की है, शेयर की हैं, ये सारी की सारी आपकी फिंगर टिप्स के और होनी चाहिए, अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता हो। देन हम लास्ट पॉइंट के ऊपर जाते हैं, फैक्टर के ऊपर, वो है एंजाइम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। यानी अगर हम एंजाइम या सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसके ऊपर क्या असर होगा। तो यहां पर आप ग्राफ देखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन एंजाइम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के साथ है। जैसे जैसे हम एंजाइम और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज होता है, आप इस ग्राफ से देख सकते हैं। लेकिन एक वक्त के बाद हमारे पास ये जो हम अगर एंजाइम और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज भी करें तो रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर कोई असर नहीं आता। और इस पॉइंट को, इस स्टेज को हम क्या कहते हैं कि यहां पर इक्विलिब्रियम स्टेज हमें मिल गई है, जहां पर रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कांस्टेंट हो जाता है।
अब इसी एंजाइम और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को अगर हम अलग अलग सेपरेट ग्राफ्स के अंदर प्लेस करें तो इस तरह से हमें ग्राफ्स मिलते हैं। अगर आप यहां पर एंजाइम का ग्राफ देखें तो एंजाइम की कंसंट्रेशन को बढ़ाने से जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज होता है। यानी हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंजाइम्स कंसंट्रेशन बाय कीपिंग सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन कांस्टेंट। क्यों होगा? क्योंकि ज्यादा एंजाइम्स की हम कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो ज्यादा एंजाइम्स होंगे जो कि ज्यादा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स को अपने साथ अटैच करेंगे और रेट ऑफ रिएक्शन को अल्टीमेटली इंक्रीज करेंगे। इस तरह से अगर एक एंजाइम होगा और बहुत सारे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स होंगे तो वो भी उसको कन्वर्ट करेंगे, लेकिन उसमें टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा हो जाएगी, ये टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम हो जाएगा। लिहाजा एंजाइम्स की कंसंट्रेशन को बढ़ाने से जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज हो जाता है। इस तरह से हम सबस्ट्रेट के साथ इसकी यानी रिलेशन देखें, ग्राफ देखें तो सबस्ट्रेट शुरू में क्या होता है कि सबस्ट्रेट की अगर हम कंसंट्रेशन बढ़ाएं बाय कीपिंग एंजाइम कंसंट्रेशन कांस्टेंट तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? कि सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल ज्यादा आते हैं जो कि ज्यादा एक्टिव साइड ऑफ एंजाइम्स को यानी ऑक्युपाई करते हैं और रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है। लेकिन जब एक पॉइंट से एक्सीड कर जाता है सो हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सैचुरेशन पॉइंट पर आ जाता है जहां पर वो मैक्सिमम फंक्शनिंग शो करते हैं और वहां से ज्यादा इंक्रीज करने से यानी कोई भी रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर असर नहीं होता। ये किस वजह से होता है इसकी आपने रीजन समझनी है कि जैसे हम ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन को तो क्योंकि एंजाइम्स जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, एक कंसंट्रेशन के अंदर होते हैं, एक फिक्स कंसंट्रेशन के अंदर। सो वो जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सारी की सारी एक्टिव साइट्स ऑफ एंजाइम्स को ऑक्युपाई कर लेते हैं, उसके ऊपर वो अटैच हो जाते हैं। सो जो और हम यानी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स को इंक्रीज कर रहे हैं उसकी कंसंट्रेशन को, उनको एक्टिव साइट्स नहीं मिलती एंजाइम्स की और इस वजह से जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिक्रीज होने लग जाता है। सो ये सारी चीजें, ये सारे ग्राफ्स आपने ध्यान में रखने हैं इस हवाले से, जिसके अंदर हमने ये डिस्कशन की कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि एंजाइम्स की वर्किंग के ऊपर अफेक्ट करते हैं। सो यहाँ पर ये चीजें आप नोट करें अपने पास, इसको अच्छे तरीके से समझें। हम फिर आगे चलते हैं और जो क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स एंड नोमेनक्लेचर है उसके ऊपर जाते हैं और इनहिबिटर्स को पढ़ लेते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी हम बात कर लेते हैं एंजाइम इनहिबिशन के बारे में। अब एंजाइम इनहिबिशन एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक ऐसा फिनोमेना होता है जिसके अंदर एंजाइम्स रिएक्शन को कैटालाइज करने में फेल हो जाते हैं। ऐसे फिनोमेना को, ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एंजाइम इनहिबिशन कहते हैं। सो यहां पर इसकी मैंने डेफिनेशन लिखी है, when a enzyme fails to catalyze a reaction, this phenomena, this process is called as enzyme inhibition। अब जो सब्सटेंसेस, जो मॉलिक्यूल्स इस एंजाइम इनहिबिशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं जो कि एंजाइम को इनहिबिट करती हैं रिएक्शन को कैटालाइज करने में, ऐसे मॉलिक्यूल्स को, ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं? एंजाइम इनहिबिटर्स कहते हैं। अब इसके अंदर कुछ चीजें हमारे पास आती हैं एंजाइम इनहिबिटर्स में, पॉइजन्स आते हैं, साइनाइड्स आती हैं, एंटीबॉडीज आते हैं, इसी तरह से सल्फा ड्रग्स वगैरह आ जाते हैं। सो ये सारे क्या सारे जो हमारे पास एग्जांपल्स हैं ये एंजाइम इनहिबिटर्स के हैं जो कि एंजाइम को इनहिबिट करते हैं, रिस्ट्रिक्ट करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन को कैरी आउट करने में। देन हम बात करें तो एंजाइम इनहिबिशन की दो तरह की टाइप्स आती हैं। एक हमारे पास होती है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन और दूसरी हमारे पास होती है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। और इसी तरह से हम एक तीसरी कैटेगरी भी रखते हैं, टाइप भी रखते हैं, जिसको हम अनकम्पिटिटिव इनहिबिशन भी कहते हैं। सो तीनों को हम वन बाय वन लेके चलते हैं और इनके दरमियान जो बेसिक डिफरेंस है वो आपने ध्यान में रखना है। वैसे हम बात करें इस इनहिबिशन वाले टॉपिक के अंदर से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट है, वो इनकी एग्जांपल्स हैं कि आपको पता होना चाहिए कि जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है उसकी क्या एग्जांपल है, नॉन कॉम्पिटिटिव की क्या एग्जांपल है। लेकिन क्योंकि लॉजिकली आपने थोड़ा सा चीजों को समझना है, कंसेप्चुअल आपने थोड़ा सा समझना है कि इन दोनों के दरमियान जो है वो बेसिक डिफरेंस क्या है। सो बात करके अगर हम बात करें कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की तो इसके अंदर जो स्ट्रक्चर होता है इनहिबिटर्स का वो सिमिलर होता है टू द नॉर्मल सबस्ट्रेट। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों के दरमियान डिफरेंस के हवाले से कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स ऐसे इनहिबिटर्स होते हैं जो कि स्ट्रक्चरली सिमिलर होते हैं विद द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। अब इसकी वजह क्या है कि ये जो इनहिबिटर्स होते हैं ये कंपीट करते हैं विद द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल फॉर द एक्टिव साइड। यानी एक इस तरह की इनहिबिशन है जिसके अंदर इनहिबिटर्स सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के साथ कंपटीशन शो करते हैं, मुकाबला करते हैं, किसके लिए? एक्टिव साइड ऑफ द एंजाइम को ऑक्युपाई करने के लिए।
अब क्योंकि ये कंपटीशन करते हैं सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के साथ, इसी वजह से इसको हम क्या कौन सी इनहिबिशन कहते हैं, कंपटीटिव इनहिबिशन कहते हैं। सो नाम से आपको पता चल जाएगा कि इस टाइप ऑफ इनहिबिशन के अंदर बेसिकली होता क्या है कि कंपटीशन होता है विद द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। और सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के साथ क्यों कंपटीशन होता है, क्योंकि मैंने कहा कि ये स्ट्रक्चरली सिमिलर होते हैं विद द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। लेकिन यहां पर एक और पॉइंट जो आपने ध्यान में रखना है, कंफ्यूज नहीं होना, कि ये इतने भी सिमिलर नहीं होते सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के साथ कि इनके ऊपर एंजाइम एक्ट करके पूरे रिएक्शन को कैरी आउट कर दें। सो ये बात भी आपने ध्यान में रखनी है। सिर्फ और सिर्फ क्या होता है कि ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स के साथ कंपटीशन करते हैं और एक्टिव साइट पर जो है ऑक्युपाई करने के लिए जो है ये मुकाबला करते हैं। अब यहां पर अगर हम बात करें तो इस तरह की इनहिबिशन को हम कौन सी इनहिबिशन कहते हैं, रिवर्सिबल इनहिबिशन कहते हैं। यानी ऐसी इनहिबिशन जो कि रिवर्स हो सके, जो कि चेंज हो सके। ये इस वजह से होती है क्योंकि हम कहते हैं कि जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है ये टेम्पररी होती है, कुछ वक्त के लिए होती है, और उसके बाद फिर ये जो इनहिबिटर्स होते हैं ये एंजाइम की एक्टिव साइट को लीव कर देते हैं और देन फिर ये सेपरेट हो जाते हैं। इस वजह से इस टाइप ऑफ इनहिबिशन को हम रिवर्सिबल इनहिबिशन भी कहते हैं। सो अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि ये एक्टिव साइट के लिए किस तरह से कंपटीशन करते हैं सबस्ट्रेट के साथ, और ये किस वक्त एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम को ऑक्युपाई करते हैं, वहां पर ये अटैच होते हैं। सो यहां पर जो बेसिक कंसेप्ट आपने समझना है वो ये है कि ये जो एक्टिव साइट के ऊपर इनका प्लेस होना है, अटैच होना है, ये डिपेंड करता है ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एंड द इनहिबिटर्स। यानी दोनों की कंसंट्रेशन को देखा जाता है। अगर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जो है वो एक्टिव साइड ऑफ एंजाइम को ऑक्युपाई कर लेंगे, उसके ऊपर अटैच हो जाएंगे और रिएक्शन को कैरी आउट कर देंगे। लेकिन अगर इनहिबिटर्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स के कंपैरिजन के अंदर, देन फिर इनहिबिटर्स के पास ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो एक्टिव साइड ऑफ द एंजाइम के ऊपर जाकर अटैच हो और उसके स्ट्रक्चर को चेंज करके उस एंजाइम की जो यानी रिएक्शन है या उसकी जो कैपेबिलिटी है वो उसको डिक्रीज कर दें, उसको इनहिबिट कर दें। सो ये इसके हवाले से आपने चीजें ध्यान में रखनी है। अब जो एमसीक्यूज की इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इसकी एग्जांपल के अंदर मेलानोएट आता है और इस तरह से सल्फोनामाइड्स आते हैं। ये दो चीजें आती हैं जो कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स कहलाती हैं, जो कि यानी इनहिबिशन कॉज करती हैं एंजाइम की। सो ये दो एग्जांपल्स आपने ध्यान में रखनी है। लेकिन अगर आपने समझना है थोड़ा इसको, तो इसके लिए यहां पर मैंने एक रिएक्शन लिखा है, केमिकल रिएक्शन। इसको आप जरा सा समझ लें कि सक्सीनेट की जब यानी हम सक्सीनेट को कन्वर्ट करते हैं फ्यूमेरेट के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ सक्सीनेट डीहाइड्रोजिनेज, सो ये रिएक्शन किस वजह से इनहिबिट हो सकता है, ये मेलानोएट की वजह से इनहिबिट हो सकता है। यानी ये जो रिएक्शन है जिसके अंदर सक्सीनेट डीहाइड्रोजिनेज हम एज अ एंजाइम यूज करते हैं, इस एंजाइम की प्रेजेंस के अंदर सक्सीनेट जो होता है वो फ्यूमेरेट के अंदर कन्वर्ट होता है। लेकिन अगर हम मेलानोएट को यूज करेंगे, ये क्योंकि टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, तो ये क्या करेगा कि ये सक्सीनेट डीहाइड्रोजिनेज जो है इसकी एक्टिव साइट को ऑक्युपाई कर लेगा, इसकी एक्टिव साइट के ऊपर अटैच हो जाएगा और इस रिएक्शन को कैरी आउट होने से रोक लेगा, इनहिबिट कर लेगा, रेजिस्ट कर लेगा उसको। सो ये चीजें जो है आपने यहां पर समझनी है। देन हम बात करें दूसरी टाइप के ऊपर, वो है हमारे पास नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। सो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स की अगर हम बात करें तो इनका स्ट्रक्चर जो होता है वो क्वाइट डिफरेंट होता है फ्रॉम दी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। पहला डिफरेंस आ गया इसका कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स के मुकाबले के अंदर, कंपैरिजन के अंदर। सो इस वजह से हम इनको नॉन कॉम्पिटिटिव कहते हैं। अब नॉन कॉम्पिटिटिव कहने की एक और वजह ये है कि ये उस जगह पर अटैच होते हैं एंजाइम के जो कि अदर देन एक्टिव साइड होती है। यानी ये ऐसे इनहिबिटर्स होते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव जो कि एक्टिव साइड ऑफ द एंजाइम के ऊपर अटैच नहीं होते, बल्कि एक और तरह की बाइंडिंग साइड के ऊपर अटैच होते हैं। उस बाइंडिंग साइड को हम कौन सी साइड कहते हैं, एलोस्टेरिक साइड कहते हैं। सो ये साइड के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स के अंदर जिस प्लेस के ऊपर, जिस बाइंडिंग साइड ऑफ एंजाइम के ऊपर इनहिबिटर्स अटैच होते हैं उसको हम कौन सी साइड कहते हैं, एलोस्टेरिक साइड कहते हैं। सो ये पॉइंट भी आपने ध्यान में रखना है। अब ये जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं ये दो तरह के होते हैं। एक तरह के हमारे पास होते हैं रिवर्सिबल और दूसरे होते हैं इररिवर्सिबल। नाम से जाहिर हो रहा है कि ऐसे नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स जो कि टेम्पररी जो है किसी भी एंजाइम को रेजिस्ट करें, उसकी एक्टिविटीज को परफॉर्म करने से, ऐसों को हम क्या कहते हैं, रिवर्सिबल कहते हैं। और जो कि परमानेंटली डिस्ट्रॉय कर दें, डीनेचर कर दें एंजाइम को, उनको हम इररिवर्सिबल कैटेगरी के अंदर रखते हैं। अब इनकी एग्जांपल्स जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि एमसीक्यूज के हवाले से वो आपने ध्यान में रखनी है। रिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स की जो एग्जांपल आती है वो फीडबैक इनहिबिशन आती है। इसको हम डिटेल के अंदर अभी पढ़ेंगे,
नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है जिसके अंदर हम इस चीज को, इस इनहिबिशन को पढ़ेंगे। लेकिन आपने बात ध्यान में रखनी है कि रिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स के अंदर क्या होता है कि ये ऐसे इनहिबिटर्स होते हैं जो कि इस एंजाइम प्रोडक्ट की जो कॉम्प्लेक्स है उसकी फॉर्मेशन से रोकते हैं और अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट की डिजायर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन है उसको उसके बनने से जो है एंजाइम को रोकते हैं और इस तरह से ये टेम्पररी जो है एंजाइम को इनहिबिट करते हैं। इस वजह से इस टाइप ऑफ इनहिबिशन को हम रिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कहते हैं। देन हम बात करें इरिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की, तो इसके अंदर जो एग्जांपल हमारे पास आती है वो साइनाइड्स की आती है और हैवी मेटल्स की आती है। अब यहां पर आपने थोड़ा सा समझना है, साइनाइड्स हमारे पास एक ऐसे पोटेंट पॉइजन्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो कि ऑर्गेनिज्म को किल कर सकते हैं। किस तरह से किल करते हैं कि जो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम होता है उसको जो है ये इनहिबिट करते हैं, जो कि सेलुलर रिस्पायरेशन के अंदर अपना मेजर रोल प्ले करता है। सो जब सेलुलर रिस्पायरेशन इफेक्ट होगी किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर तो अल्टीमेटली जो है वो ऑर्गेनिज्म फिर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, यानी वो किल कर दिया जाएगा। सो ये जो साइनाइड्स हैं ये इरिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स की एग्जांपल के अंदर आते हैं जो कि साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को जो है इनहिबिट करते हैं। देन हम हैवी मेटल्स की बात करें तो कुछ हैवी मेटल्स के आयंस आते हैं जिसके अंदर मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर वगैरह आ जाते हैं, जो क्या करते हैं कि जो थायोल जो ग्रुप है, यानी थायोल जो फंक्शनल ग्रुप है डाइसल्फेट ब्रिजेस जो एंजाइम्स के हैं उनको ऊपर जाकर अटैच होते हैं और उन डाइसल्फेट ब्रिजेस को जो है वो डिस्ट्रॉय करते हैं, जिसकी वजह से जो टर्शरी स्ट्रक्चर होता है एंजाइम्स का वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है और इस तरह से इन एंजाइम्स को जो है ये इनहिबिट कर लेते हैं और उनको एक्टिविटी परफॉर्म करने से रोक लेते हैं। सो ये एग्जांपल्स आपने समझनी है, ये एग्जांपल्स आपने ध्यान में रखनी है। जो इनके फंक्शंस थे, जो इनके बारे में लॉजिकल चीजें थी, जो कंसेप्चुअल चीजें थी, वो यहां पर मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली। उसके बाद हमारे पास पेनिसिलिन भी एक साइंस टिडबिट के अंदर बुक के अंदर मेंशन है कि वो पेनिसिलिन है वो भी ड्रग है जो कि बैक्टीरिया के जो एंजाइम्स होते हैं जो कि यूनिक टू बैक्टीरिया होते हैं उनको जाकर जो है वो इनहिबिट करते हैं और इस तरह से जो है बैक्टीरिया जो होता है वो बॉडी के अंदर डिस्ट्रॉय हो जाता है। सो पेनिसिलिन भी जो है ये आपने ध्यान में रखना है, इट इज अ टाइप ऑफ इनहिबिटर जो कि इनहिबिशन कॉज करता है डिफरेंट एंजाइम्स की। देन हम जाते हैं फीडबैक इनहिबिशन के ऊपर। फीडबैक इनहिबिशन के बारे में मैंने आपको बताया कि इट इज अ टाइप ऑफ इरिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, यानी एक तो ये टेम्पररी होती है और ये नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होती है जिसके अंदर ये अदर देन द एक्टिव साइड ऑफ एंजाइम के ऊपर अटैच होते हैं, जिसको हम जिस बाइंडिंग साइड को हम क्या कहते हैं, एलोस्टेरिक साइट्स कहते हैं। सो इसकी डेफिनेशन हम किस तरह से करते हैं फीडबैक इनहिबिशन की, इसकी हम इस तरह से डेफिनेशन करते हैं कि व्हेन द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज इनहिबिटेड बाय इट्स ओन प्रोडक्ट दिस टाइप ऑफ इनहिबिशन इज कॉल्ड एज फीडबैक इनहिबिशन। अब हमारे पास जो नॉर्मल रेगुलेशन की बात करें, जो सेल के अंदर रेगुलेटरी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं, पाथवेज होते हैं, उनकी रेगुलेशन के लिए ये जो फीडबैक इनहिबिशन होता है ये मेजर रोल प्ले करता है। अब फीडबैक इनहिबिशन इस तरह की इनहिबिशन होती है जिसके अंदर जो प्रोडक्ट होता है एंजाइम का, यानी जो एंजाइम रिएक्शन को कैरी आउट करके प्रोडक्ट बना रहा है, वही प्रोडक्ट क्या करता है कि उस एंजाइम की जो एक्टिविटी है उसको कुछ हद तक यानी किसी टेम्पररी तौर पर उसको ब्लॉक कर देता है, उसको इनहिबिट कर देता है। इस वजह से इस टाइप ऑफ इनहिबिशन को हम कौन सी इनहिबिशन कहते हैं, फीडबैक इनहिबिशन कहते हैं। इसके लिए पूरी एक यानी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी है, वो एक्सप्लेनेशन आपको बता देता हूं ताकि ये जो टॉपिक है ये आपके ज़हन के अंदर होना चाहिए कंसेप्चुअल तौर के ऊपर भी। सो अगर हम अमाइनो एसिड एस्पार्टेट की बात करें तो ये एस्पार्टेट अमाइनो एसिड जो है 5 एंजाइमेटिक रिएक्शन से होते हुए, एंजाइम्स की प्रेजेंस के अंदर होते हुए, डिफरेंट पाथवे से गुजरते हुए ये कन्वर्ट हो जाता है थ्योरनीन अमाइनो एसिड के अंदर हमारी बॉडी के अंदर। अब जिस वक्त थ्योरनीन की अमाउंट एक्सेस के अंदर हो जाती है बॉडी के अंदर, यानी थ्योरनीन जो है प्रोडक्ट वो ज्यादा बन जाता है, तो ये थ्योरनीन प्रोडक्ट जो होता है ये पहले एंजाइम की जो यानी साइट है, एक्टिव साइट या हम कह सकते हैं जो बाइंडिंग साइट्स हैं, एलोस्टेरिक साइट्स हैं, वहां पर जाकर अटैच होते हैं, उस एंजाइम को ये डिस्ट्रॉय करते हैं, डीनेचर करते हैं और इस तरह से ये जो एक्टिविटी होता है, ये पूरा पाथवे होता है, इसको रोक देते हैं और थ्योरनीन और नहीं बनते। यानी इस तरह की इनहिबिशन को हम फीडबैक इनहिबिशन कहते हैं जिसमें ये रिएक्शन पूरा वो है रुक जाता है।
लेकिन जब बॉडी के अंदर थ्यूरेनिन जो है वो सारा इस्तेमाल हो जाता है, यूज हो जाता है, तो ये जो हमारे पास थ्यूरेनिन मॉलिक्यूल होता है ये उस एंजाइम से सेपरेट हो जाता है और दोबारा से जो है वो पूरा पाथवे जो है वो रिज्यूम हो जाता है। साथ में आपको पूरा पाथवे की पिक्चर भी बता दूंगा, वहां से भी आप इसको समझ सकते हैं, बुक से भी देख सकते हैं। सो बेसिक कहने का मतलब ये है कि ये इस टाइप ऑफ यानी इस तरह की ये टाइप ऑफ इनिबिशन है जिसके अंदर जो प्रोडक्ट बनता है, एंजाइम बनाता है, वही प्रोडक्ट देन फिर उस पाथवे को जो है वो इनहिबिट कर देता है, रिस्ट्रिक्ट कर देता है। देन हम बात करें क्लासिफिकेशन की। एंजाइम को हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन टाइप के, किस तरह के रिएक्शन को ये परफॉर्म कर रहे हैं, और इस तरह से हम इनको ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल ऑन विच दे एक्ट अपॉन, यानी जिन सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के ऊपर ये वर्कआउट करते हैं उसकी बेसिस पर भी इनको हम डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। अब क्लासिफिकेशन से जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि हाउ आर एंजाइम्स नेम्ड, कि हम नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम किस तरह से देते हैं, यानी एंजाइम्स को हम नोमेनक्लेचर किस तरह से देते हैं। ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि जो क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर दी थी वो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री ने 1961 के अंदर एंजाइम्स के हवाले से दी थी। अगर हम एंजाइम के नोमेनक्लेचर की बात करें तो एंजाइम को हम नेम इस तरह से देते हैं कि जिस सबस्ट्रेट के ऊपर, जिस मॉलिक्यूल के ऊपर ये एंजाइम एक्ट करते हैं, उस मॉलिक्यूल के नेम के एंड के अंदर हम एस का इजाफा कर देते हैं और इस तरह से हमारे पास एंजाइम्स आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये प्रोटीन के ऊपर एक्ट करते हैं तो प्रोटी आगे एस लगा देंगे तो ये प्रोटीएस बन जाएंगे, ऐसे लाइपेस। सो ये चीजें आपने ध्यान में रखनी है। देन दूसरी तरह के ये होते हैं कि जिस रिएक्शन टाइप, यानी जिस तरह के ये रिएक्शन को कैरी आउट करते हैं उसका नाम हम दे देते हैं। जैसे अगर कोई एंजाइम्स ऑक्सीडेशन करते हैं तो उनको हम ऑक्सीडेज कह देते हैं एंजाइम्स। इस तरह से जो रिडक्शन करते हैं उनको हम रिडक्टेसिस कहते हैं। सो इस तरह से आप इनको नेम दे सकते हैं। अब कुछ ऐसे एंजाइम्स भी हैं जो कि जिनको हम नेम देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जिसके ऊपर ये एक्ट करते हैं, और रिएक्शन टाइप जो परफॉर्म करते हैं उन दोनों की बेसिस पर हमको नेम देते हैं। एग्जांपल इसके अंदर आएगी डीएनए पॉलीमरेज। अब डीएनए पॉलीमरेज के अंदर अगर आप देखें तो डीएनए जो है ये एंजाइम यानी ये बता रहा है कि जो डीएनए के ऊपर एक्ट करेगा, सबस्ट्रेट यानी डीएनए है, और पॉलीमरेज जो कि पॉलीमराइजेशन करेगा। सो इस तरह से आप इसको नेम देते हैं। और कुछ ऐसे एंजाइम्स भी हैं, जैसे हम बात करें रोडेस की बात करें। रोडेस एक ऐसा एंजाइम है जो कि प्रोडक्ट जो बनाता है, यानी जो जिस चीज की सिंथेसिस करता है, जिस सबस्ट्रेट की सिंथेसिस करता है, उसकी बेसिस पर भी इसको हम नाम देते हैं। सो रोडेस एक ऐसा एंजाइम है जो कि रोडोनेट जो है जिसकी सिंथेसिस होती है बॉडी के अंदर, उसके नेम के ऊपर इसकी जो है नेम दिया गया है। सो ये सारी चीजें जो हैं ये आपकी बुक के अंदर लिखी गई हैं, आप वहां से इसको जरूर रीड आउट करें ताकि अगर क्वेश्चन आए कि आपके ध्यान के अंदर होना चाहिए। सो देन हम जाते हैं जो इंपॉर्टेंट चीज है एमसीक्यूज के हवाले से, उसके ऊपर जाते हैं कि क्लासिफिकेशन हम किस तरह से करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन टाइप, किस तरह के रिएक्शन को जो है एंजाइम्स परफॉर्म कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो एंजाइम्स की कैटेगरी आती है वो ऑक्सीडो रिडक्टेजेस आती है। अब ऑक्सीडो बोलते हैं ऑक्सीडेशन को और रिडक्टेजेस बोलते हैं रिडक्शन करने वाले एंजाइम्स को। सो इस कैटेगरी के अंदर ऐसे एंजाइम्स आएंगे जो कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के जो रिएक्शंस हैं उनको कैरी आउट करेंगे बाय एडिंग और रिमूविंग इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन टू द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल और फ्रॉम द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। सो ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के जो रिएक्शंस हैं उनको परफॉर्म करते हैं। इनकी एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट हैं एमसीक्यूज के लिए, तो ये आपने ये ध्यान में रखनी है। इसकी एग्जांपल के अंदर हमारे पास आते हैं साइटोक्रोम ऑक्सीडेसिस जो कि साइटोक्रोम की ऑक्सीडेशन में मदद देते हैं। इस तरह से पर ऑक्सीडेसिस आते हैं, ऑक्सीडेसिस आते हैं। तो ये सारी एग्जांपल्स होती हैं ऑक्सीडो रिडक्टेजेस की। देन हम बात करें दूसरी तरह की कैटेगरी की, वो होती है हमारे पास ट्रांसफरेसिस। नाम से जाहिर हो रहा है कि ये इस तरह की कैटेगरी के एंजाइम्स हैं जो कि किसी ग्रुप के, किसी फंक्शनल ग्रुप की ट्रांसफर के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। सो हम इसकी इस तरह से डेफिनेशन करते हैं कि ये इस तरह से एंजाइम्स होते हैं जो कि ट्रांसफर ऑफ फंक्शनल ग्रुप करते हैं फ्रॉम वन सबस्ट्रेट टू द अनदर सबस्ट्रेट। इसकी एग्जांपल्स आपने ध्यान में रखनी है। एग्जांपल्स में हमारे पास आते हैं हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज क्या करता है, मैंने इसी चैप्टर के अंदर आपको बताया कि हेक्सोकाइनेज जो है वो फॉस्फेट ग्रुप जो एटीपी के अंदर होता है उसको ये ग्लूकोज के साथ अटैच करता है। सो हेक्सोकाइनेज इस एग्जांपल के अंदर आता है। देन ट्रांस कार्बोक्सिलेज आता है और ट्रांस मिथाइलेजेस आते हैं। ट्रांस कार्बोक्सिलेज और ट्रांस मिथाइलेजेस ये एग्जांपल्स भी इंपॉर्टेंट है, आपने ध्यान में रखनी है। देन उसके बाद हमारे पास आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी हाइड्रोलिसिस।
हाइड्रोलाइसिस नाम से जाहिर हो रहा है कि इस तरह के ये एंजाइम्स होते हैं जो कि वाटर की एडिशन से ब्रेक डाउन करते हैं बॉन्ड्स की, यानी इसके अंदर ब्रेक डाउन ऑफ बॉन्ड्स होगा बाय एडिंग वाटर, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। हाइड्रो बोलते हैं वाटर और लाइसिस बोलते हैं स्प्लिटिंग, यानी इस तरह की स्प्लिटिंग बॉन्डिंग की जिसके अंदर वाटर इन्वॉल्व हो उसको हम हाइड्रोलाइसिस कहते हैं, और जो एंजाइम्स इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं उनको हम हाइड्रोलाइसिस की कैटेगरी के अंदर रखते हैं, प्लेस करते हैं। एग्जांपल्स आपने ध्यान में रखनी है, इसके अंदर एस्टरेसिस आते हैं, फॉस्फेटेसिस आते हैं, पेप्सिन, रेनिन और ट्रिप्सिन वगैरह आते हैं। ये जो तीन हमारे पास एंजाइम्स हैं, इन तीनों को हमने डिस्कस किया, इनकी पीएच को डिस्कस किया, इनके जो रीजन है जहां पर ये सिक्रीट होते हैं उनके बारे में हमने डिस्कशन की कि ये प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स हैं जो कि प्रोटीन्स के ऊपर वर्कआउट करते हैं और प्रोटीन्स को जो है वो स्मॉलर पॉलीपेप्टाइड यूनिट्स या पेप्टाइड्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं। पेप्सिन के बारे में मैंने आपको बताया कि इसकी पीएच 2 होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स स्टमक के अंदर रिलीज करते हैं। रेनिन भी स्टोमिक के अंदर रिलीज होता है जो कि कर्डिंग ऑफ मिल्क के अंदर इन्वॉल्व होता है। इस तरह से जो ट्रिप्सिन होता है ये भी हमारे पास एंजाइम जो कि प्रोटीन के ऊपर एक्ट करता है, लेकिन ये अल्कलाइन मीडियम के अंदर करता है, यानी इसके लिए जो पीएच रिक्वायर्ड होती है वो 8 होती है और ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर रिलीज होता है। सो ये तीनों चीजें भी आपने एक्स्ट्रा अपने ध्यान के अंदर रखनी है। देन हम बात करें, हमारे पास नेक्स्ट कैटेगरी आती है लाइसिस। लाइसिस ऐसी कैटेगरी के एंजाइम्स आते हैं जो कि ब्रेक डाउन ऑफ बॉन्ड्स करते हैं, सम स्पेशल कोवलेंट बॉन्ड्स को ब्रेक डाउन करते हैं विदाउट हाइड्रोलाइसिस, यानी वाटर को ये यूज नहीं करते लेकिन वाटर को यूज किए बगैर ये ब्रेक डाउन ऑफ बॉन्ड्स करते हैं। एग्जांपल्स आपने ध्यान में रखनी है, इसके अंदर डी कार्बोक्सिलेसिस आते हैं, डी अमाइनेसिस आते हैं और सिंथेसिस आते हैं। सो ये सारी एग्जांपल्स भी आपने ध्यान में रखनी है। देन हमारे पास नेक्स्ट कैटेगरी आती है आइसोमेरेसिस की। आइसोमेरेसिस नाम से जाहिर हो रहा है कि इसके अंदर ऐसे एंजाइम्स आएंगे जो कि आइसोमर्स की फॉर्मेशन के अंदर इन्वॉल्व होंगे। सो हम कहते हैं कि ये हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ एंजाइम्स हैं, हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ एंजाइम्स हैं जो कि आइसोमर्स की फॉर्मेशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। एग्जांपल्स आपने ध्यान में रखनी है, इसके अंदर एपीमेरेसिस आते हैं, म्यूटेसिस आते हैं और इस तरह से फास्फोहेक्सोस आइसोमेरेसिस भी आते हैं। आपको दो एग्जांपल्स भी इनकी पता हो, दो एग्जांपल्स भी, तो वो भी आपके लिए काफी है। अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपके ध्यान के अंदर होंगे और आप उसको करेक्ट कर सकेंगे। देन लास्ट हम जाते हैं अपनी कैटेगरी के ऊपर और वो है हमारे पास लाइगेसिस की। अब लाइगेसिस को हम दूसरा नाम भी देते हैं सिंथेसिस का। सिंथेसिस जो है ये लाइगेसिस को हम कहा जाता है, और इसके अंदर क्या होता है कि ये सिंथेसिस करते हैं। किसकी सिंथेसिस करते हैं, यानी बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। हम कह सकते हैं कि दो मॉलिक्यूल को की जो ज्वाइनिंग है वो कौन से एंजाइम्स करते हैं, कौन से कैटेगरी के एंजाइम्स करते हैं, वो लाइगेसिस करते हैं। लाइगेसिस जैसे हम डीएनए लाइगेसिस पढ़ते हैं, और ये क्या करते हैं कि ये बॉन्ड की फॉर्मेशन में मदद देते हैं। और इसके अंदर जो रिएक्शन के अंदर जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो एनर्जी कहां से ली जाती है, वो एनर्जी करेंसी एटीपी से, यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से जो है उसकी हाइड्रोलाइसिस करके वहां से एनर्जी को लिया जाता है और इस रिएक्शन के अंदर कैरी आउट किया जाता है और रिएक्शन की जो है वो यानी कंप्लीशन की जाती है और बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। इसके अंदर जो एग्जांपल आपने ध्यान में रखनी है वो है हमारे पास पॉलीमरेसिस। पॉलीमरेसिस वो एग्जांपल है जो कि लाइगेसिस की टाइप के अंदर आता है। सो क्वेश्चन इस तरह से आएगा, मैं कुछ थोड़ी सी टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी बता देता हूं किस तरह से आ सकते हैं। वो इस तरह से पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इस तरह से पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स लाइज इन द कैटेगरी ऑफ ट्रांसफेरेसेस। उसके अंदर तीन एग्जांपल्स, चार ऑप्शंस होंगे जिनमें तीन ऑप्शंस ऐसे होंगे जो कि डिफरेंट कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे, लेकिन एक ऐसे यानी ऑप्शन होगा जिसके अंदर इन तीनों में से कोई एक एग्जांपल लिखी होगी और आपसे पूछा जाएगा कि आप इस कैटेगरी के अंदर बताएं। सो अगर आपको ये सारी एग्जांपल्स याद होंगी तो आप आसानी से उसको जो है वो करेक्ट कर सकेंगे। तो इस तरह से औरों से भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट एक टॉपिक आ जाता है इस चैप्टर का, ये आपके ध्यान के अंदर होना चाहिए। सो लास्ट के अंदर हम एक और चीज डिस्कस कर लेते हैं, वो है स्नेक्स के वीनम। वीनम हमारे पास क्या है, हाईली मॉडिफाइड सलाइवा होता है जो कि स्पेशल ग्लैंड्स ऑफ स्पेशल स्नेक्स की जो स्पीशीज है वो सिक्रीट करते हैं। इनकी हमारे पास अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो ये टॉक्सिन से मिलकर बनते हैं जो कि प्रोटीन्स होते हैं, और कुछ दूसरे एंजाइम्स से मिलकर बनते हैं। और वो एंजाइम्स क्या करते हैं, वो जाकर यानी जो प्रे होता है उसके अंदर वो अपना फंक्शन रोल प्ले करते हैं और उनकी जो मसल्स हैं उसके ऊपर जो कंट्रोल होता है उसको लॉस कर देते हैं। अब इनकी हमारे पास तीन तरह की कैटेगरीज आती हैं, तीन तरह की टाइप्स आती हैं। एक हमारे पास हीमोटॉक्सिक्स होते हैं, एक हमारे पास न्यूरोटॉक्सिन्स होते हैं, और इस तरह से एक तीसरी एग्जांपल भी आती है, वो भी यहाँ पर मैं मेंशन कर दूंगा, अभी मेरे जहन में से निकल गई है। ये तीन तरह की यानी टाइप्स होती हैं
स्नेक वीनम्स की, जो कि डिफरेंट रीजन ऑफ द बॉडी के अंदर अपना फंक्शन रोल प्ले करती हैं। सो पहले अगर हम टाइप की बात करें हीमोटॉक्सिस की, तो हीमोटॉक्सिन्स ऐसे टॉक्सिन्स होते हैं जो कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और हार्ट के ऊपर अपना इफेक्ट शो करते हैं। अगर हम न्यूरोटॉक्सिन की बात करें तो ये ऐसे टाइप ऑफ स्नेक वीनम्स होते हैं जो कि हमारे पास नर्वस सिस्टम और ब्रेन के ऊपर एक्ट करते हैं। और तीसरी टाइप मेरे जहन के अंदर आ गई, वो होती है साइटोटॉक्सिन्स। साइटोटॉक्सिन्स ऐसे टॉक्सिन्स होते हैं जो कि यानी जो साइट ऑफ बाइट होती है वहां पर लोकलाइज अपना एक्शन शो करते हैं, इफेक्ट शो करते हैं। सो ये तीन तरह की कैटेगरीज जो है स्नेक वीनम्स की, ये भी आपके जहन के अंदर होनी चाहिए। और ये बात आपने जहन में रखनी है कि जो स्नेक वीनम्स होते हैं ये भी इनहिबिटर्स का काम करते हैं, और बॉडी के अंदर जो डिफरेंट इंपॉर्टेंट एंजाइम्स होते हैं जो कि डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को और डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, वहां पर जाकर उन एंजाइम्स की इनहिबिशन कॉज करते हैं और अल्टीमेटली जो है वो बॉडी को नुकसान करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं और एक ऑर्गेनिज्म को किल कर देते हैं। सो ये स्नेक वीनम के हवाले से चीजें भी आपने ध्यान में रखनी है। सो ये आज का चैप्टर था जिसके अंदर हमने तमाम के तमाम चीजें वन बाय वन डिटेल के अंदर डिस्कस की। वैसे ये होता है कि इन एमडी कैट के कोर्सेज के अंदर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के कोर्सेज के अंदर सरसरी तौर पर जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो बता दी जाती हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि कोई भी एग्जाम हो उसके लिए जिस चीज की भी आप स्टडी कर रहे हैं उसके बारे में आपके पास ना सिर्फ नॉलेज हो बल्कि आपको कंसेप्चुअली तौर पर भी, लॉजिकली तौर पर भी उस टॉपिक के हवाले से, उस चैप्टर के हवाले से आपको क्लियरेंस होना बहुत जरूरी है। सो इसीलिए मैंने कोशिश की कि जितने भी टॉपिक्स आपको एक्सप्लेन करूं, आपके साथ डिस्कस करूं, वो डिटेल के अंदर करूं, आपके जो कंसेप्ट्स हैं उनको क्लियर करूं। सो इस टॉपिक को, इस पूरे चैप्टर को आप अच्छे तरीके से तैयार करें और इसकी प्रैक्टिस करें एमसीक्यूज के थ्रू, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन आया तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। नेक्स्ट चैप्टर के अंदर मिलते हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज।